नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। अब बड़ी खबर कहिए या फिर एक मजाक कहिए इसको, लेकिन 75 दिनों के बाद इजराइल ने इंटरनेशनल प्रेशर में गजा के अंदर इमदाद से भरी ट्रक्स जाने को अलाउ कर दिया है। लेकिन मैंने मजाक क्यों कहा? मजाक मैंने इसलिए कहा कि सिर्फ 5 ट्रक्स भेजी गई हैं। कुछ जगहों पर 9 कहा जा रहा है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर यही खबर है कि 5 ट्रकें भेजी गई हैं। और कहा यह जा रहा है कि इनमें से 2 ट्रक्स जो हैं उनमें तो सिर्फ कफन है, कफन के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि उसमें आटा है। आटा हो तो बेहतर हो, लेकिन आप सोचिए, जहां रोज की जरूरत 500 से 600 ट्रक्स की है, वहां लाखों लोगों के बीच में, तकरीबन आप मान लीजिए 18 से 20 लाख लोगों के बीच में जो इमदाद भेजी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रक की भेजी जा रही है। अमेरिका से सैनिक आ गए, अमेरिका से लोग आ गए इमदाद बांटने के लिए। ये तमाशा हो गया, वो तमाशा हो गया, और जब इमदाद वाकई में शुरू हुई तो सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रक वहां पर भेजे गए। इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है कि इजराइल का इरादा ही नहीं है वहां पर किसी भी तरह की इमदाद को पहुंचने का। इजराइल तो कैसे भी गजा को खत्म करना चाहता है। टॉम फ्लेचर, जो यूएन एड एजेंसी के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि यह समंदर में एक कतरे की तरह है। जो आपने भेजा है, जरूरत समंदर की थी और भेजा एक कतरा है, इतने से काम नहीं चलने वाला। सबसे जो तीखी प्रतिक्रिया आई है, सबसे तीखा जो रिएक्शन आया है, वो 3 मुल्कों का आया है, यूके, फ्रांस और कनाडा। यूके, फ्रांस और कनाडा दोनों ने कहा है कि अगर गजा के अंदर इमदाद का मामला सही तरीके से नहीं चला, अगर लोगों को भूखे मारा जाना जारी रहा, तो हम कॉन्क्रीट एक्शन लेंगे। इसका कोई ट्रांसलेशन मैं नहीं कर रहा हूं। कॉन्क्रीट एक्शन, कड़े कदम कह सकते हैं या जो चाहें वो कह सकते हैं। हंसी आती है कई बार। यूके, फ्रांस और कनाडा वही कंट्रीज हैं जो लगातार इस जेनोसाइड का समर्थन करते रहे, जो लगातार इजराइल को हथियार देते रहे, जो लगातार इजराइल को पैसा देते रहे, जो लगातार इंटरनेशनल मंच पे इजराइल के साथ खड़े होकर गजा में चल रहे जेनोसाइड का इनडायरेक्टली कम से कम समर्थन करते रहे, जिन्होंने इजराइल को खुली छूट दी। और आज वो कह रहे हैं कि वहां पर इमदाद अगर ठीक से नहीं पहुंची तो कॉन्क्रीट एक्शन लेंगे। यह भी खबर है कि यूरोपीय यूनियन इस बात पर विचार कर रहा है कि अगर गजा के अंदर इजराइल ठीक से इमदाद नहीं पहुंचने देता है, और यह सब कब याद आ रहा है? 75 दिन जब कोई इमदाद नहीं पहुंची है, तब जाके इन लोगों को याद आ रहा है। इन लोगों ने यह नहीं सोचा कि 2.5 महीने से वहां पर ना अनाज पहुंच रहा है, ना दवाएं पहुंच रही हैं, ना कोई और चीज पहुंच रही है। वहां के लोग क्या झेल रहे हैं? वहां पहुंच रहा है तो सिर्फ बम पहुंच रहा है, गोलियां पहुंच रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। 75 दिन से यह सब चल रहा था, अब जाके इनको कॉन्क्रीट एक्शन सूझ रहा है। अब जाके ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि कुछ सैंक्शन लगाए जा सकते हैं इजराइल के ऊपर। अरे अमेरिका बैठा है, पैसे पर पैसा, हथियार पर हथियार देने के लिए। आपके सैंक्शन का क्या असर हो जाएगा? बातें तो कतर ने भी की है। कतर ने कहा है कि हमाद हॉस्पिटल को जो गिराया गया है, हमाद हॉस्पिटल के ऊपर जो हमला हुआ है, उसकी बड़ी कड़ी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। सऊदी अरबिया ने भी एक बयान जारी किया है, लेकिन इन बयानों से गजा के एक भी भूखे का पेट नहीं भरने वाला है। ये यूके हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, इन सब के सारे एक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनसे अच्छा तो स्पेन है, जिसके प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल क्लियर कहा कि वी डोंट ट्रेड विथ जेनोसाइडल स्टेट्स। जो जेनोसाइडल स्टेट हैं, जो स्टेट जेनोसाइड कर रहे हैं, ऐसे मुल्कों के साथ हम किसी तरह की तिजारत नहीं करते। ये कहा स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने। स्पेन ने पहले भी इजराइल के साथ तिजारत पर रोक लगाई थी और अब पूरी तरह से तिजारत पर रोक लगा दी है। कोई व्यापार, कोई लेन देन इजराइल का स्पेन के साथ नहीं होगा। अगर इतनी भी हिम्मत कर सकें ये मुल्क तो कोई असर पड़ेगा, लेकिन अभी तो जबान दराजी है, अभी तो सिर्फ जबान खर्च की जा रही है। देखते हैं इसका कोई असर होता है कि नहीं होता है, लेकिन असर बहुत दूर तक पहुंच रहा है। इजराइल में विपक्ष के जो नेता हैं, वहां की जो अपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके नेता हैं यावर गोलान। आज यावर गोलान का बयान पूरे इजराइल में तहलका मचा रहा है। इजराइल का कोई भी अखबार उठाकर आप देख लीजिए, जेरूसलम टाइम्स खोलिए या टाइम्स ऑफ इजराइल खोलिए या वाईटी न्यूज़ खोलिए, जो भी आप खोलेंगे उसमें सबसे फ्रंट पे यावर गोलान का
बयान है। उन्होंने क्या कहा है, एक लाइन में अगर कहूं जो पूरा बयान है, तो अगर उसका बिल्कुल मुख्तसर तरीके से वो बयान समझना हो तो उन्होंने कहा है कि किलिंग चिल्ड्रन एज अ हॉबी, इजराइल गजा के बच्चों को एक शौक पूरा करने के तौर पर मार रहा है। इजराइल गजा के बच्चों को मार रहा है, ये एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट है कि शौक पूरा करने के तौर पर मार रहा है। यानी वही बात जो हम लोग लंबे समय से कह रहे हैं कि इजराइल को अपनी सेफ्टी की चिंता नहीं है, इजराइल को हमास की भी चिंता नहीं है, इजराइल गजा वालों से कैसे भी बदला लेना चाहता है, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है जानबूझकर। और कितने ही इजराइल के लोग, अच्छे अच्छे मिनिस्टर और क्या क्या, ये लोग बच्चों के मारे जाने को जस्टिफाई कर चुके हैं। एक डॉक्टर का बयान आया था, सोचिए डॉक्टर है जिसने हिप्पोपोटामस ओथ ली होगी कि जो भी मुश्किल में है उसको बचाएगा, उस समय किसी और चीज के बारे में नहीं सोचेगा। वो कहता है कि गजा के बच्चों को कॉकरोच की तरह मार दिया जाना चाहिए, जैसे घर में कॉकरोच घुसाए तो उसको मार देते हैं, तिलचट्टे को मार देते हैं, वैसे गजा के बच्चों को मार देना चाहिए। ये सोशल मीडिया पोस्ट लिखी वहां के एक डॉक्टर ने, जो रिजर्व आर्मी के, और डॉक्टर भी नहीं सर्जन है वो, जो रिजर्व आर्मी के तौर पर गया था गजा में। सोचिए उसने बच्चों को जब मारा होगा तो उसके दिमाग में उतना ही दर्द हुआ होगा, उसके दिल में उतना ही दर्द हुआ होगा जितना किसी कॉकरोच के मारने पर कहते हैं। जब बहुत ज्यादा फजीहत होने लगी तो उसने अपनी पोस्ट वापस ले ली, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट तो हर जगह अवेलेबल हैं और अखबारों में यह खबर छपी है कि इजराइल के एक सर्जन ने कहा कि गजा के बच्चों को तिलचट्टे की तरह मारा जा रहा है। एक ब्रिटिश डॉक्टर हैं, डॉक्टर विक्टोरिया रोज, जो इस समय गजा में है, गजा के एक अस्पताल में काम कर रही हैं। उन्होंने लिखा कि बच्चे जो मर रहे हैं गजा में वो इसलिए मर रहे हैं क्योंकि मेडिकल एड नहीं मिल रही। उनको जो मेडिकल की सुविधाएं मिलनी चाहिए, दवाइयां मिलना चाहिए, बाकी सब कुछ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा, इसलिए बच्चे मर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये दवाइयां वहां इसलिए नहीं पहुंच पा रही हैं क्योंकि इजराइल वहां पहुंचने नहीं दे रहा है। तो बहुत सीधा सा मामला है कि इजराइल ने पूरा प्लान करके गजा के लोगों को भूखे मारा है, बीमारी से मारा है। जो बाइडेन की खबर आई है कि कैंसर है उनको, और उसके बाद उन्होंने पोस्ट किया बड़ी हिम्मत वाला और क्या 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 क्या। इसी जो बाइडेन का टाइम था और गजा के इकलौते कैंसर हॉस्पिटल को तबाह कर दिया गया था। जब पहला हॉस्पिटल तबाह हुआ तो आपको याद होगा इजराइल ने कहा था कि गलती से मिसाइल चल गई थी, और सारी दुनिया ने उसको सच मान लिया था, खामोश रह गई थी। नतीजा, एक के बाद एक उसने हॉस्पिटल खत्म किए, और अब उसको यह बहाना बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि गलती से मिसाइल चल गए थे। अब तो सीधे सीधे उसको निशाना बनाया जाता है, सीधे सीधे अस्पतालों को, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, मसाजिद को जानबूझकर सीधे सीधे खत्म किया जाता है। वीडियोस आई थी, मैं दिखा नहीं सकता, जहां पर रफा में जो रबल है, जो खंडहर पड़ा हुआ है, उसको भी उड़ाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि इनकी नीयत क्या है और नीयत की बात ही क्या करनी है। बेंजामिन नेतन्याहू का तो बयान आ चुका है कि हम पूरे गजा को कब्जा करेंगे, हम गजा को तबाह कर देंगे। स्मारिच का बयान आ चुका है, जो उसका फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कहता है कि अगर सारे होस्टेज लौटा भी दिए जाएं तो भी हम जंग खत्म नहीं करेंगे, हम गजा में बर्बादी और तबाही जारी रखेंगे। ऐसे में अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी सिर्फ बयान देकर रह जाती है तो ये दाग, ये धब्बा हमेशा हमेशा के लिए उनके ऊपर रहेगा कि एक जीता जागता देश तबाह हो रहा था और वो बयान से आगे नहीं बढ़ पाए। जब हमाद हॉस्पिटल, जिसके कतर ने बात की है, उसके ऊपर हमला हुआ तो दावा किया गया कि वहां मोहम्मद सिनवार छिपा हुआ था, मोहम्मद सिनवार को मारने के लिए किया गया है। अब खबर आ रही है, इजराइल के अखबारों में ही खबर आ रही है कि अहमद सिनवार जिंदा है, अभी तक उसको मारा नहीं गया है। क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जेरूसलम टाइम यह खबर छाप रहा है कि अहमद सिनवार जिंदा है। बहुत सीधी सी बात है कि आपको अस्पताल खत्म करना था, अहमद सिनवार का तो आपने सिर्फ बहाना बनाया, और यह सब कुछ पिछले 2 साल से चल रहा है और सारी दुनिया देख रही है। खैर, थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ लौटते हैं। अमेरिका से लेकर बहुत सारी बातें आ रही थी और बीच में खबर यह आई कि ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ 2 घंटे बातचीत की। ये 2 घंटे बहुत होते हैं, फोन पर 2 घंटे की बातचीत मतलब बहुत लंबी और इंपॉर्टेंट बातचीत होगी। इस बातचीत का क्या सिरा था, यह कुछ खास बाहर नहीं आया। अब न्यूयॉर्क पोस्ट ने यह बताया है कि इस बातचीत में ट्रंप ने साफ साफ कहा कि अगर तुम जंग नहीं रोकते हो तो वी आर गोइंग टू अबॉन्डन यू,
यानी तुमको हम तुम्हारे हाल पे छोड़ देंगे, किसी तरह की मदद नहीं करेंगे। मैं नहीं जानता क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ये बता रहा है, ये खबर कई जगहों पर छपी हुई है कि अमेरिका ने सीधी सीधी धमकी दी है। अमेरिका मतलब ट्रंप ने सीधी सीधी धमकी दी है कि अगर तुम जंग खत्म नहीं करते हो तो हम तुम्हें अबैंडन कर देंगे। इसी रोशनी में एक और खबर को अगर देखें, जब ट्रंप गया था तो आपको पता ही है कि मिडिल ईस्ट में पूरा उसने घूमा, लेकिन इजराइल नहीं गया। उसके बाद वांस जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको जाना था इजराइल, उन्होंने भी अपनी यात्रा कैंसिल कर दी है। यानी पहले प्रेसिडेंट ट्रंप को आना था, वो नहीं आए, अब वांस नहीं आ रहे हैं। और साथ में यह खबर आ रही है कि अमेरिका ने कहा है कि अगर तुम जंग खत्म नहीं करते हो तो हम तुमको अबैंडन करेंगे, हम तुमको तुम्हारे हाल पर छोड़ देंगे। अब इसकी रोशनी में आप देखिए कि यूके हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, हालांकि जून में तो यूएन का सेशन कर रहा है वो सऊदी अरबिया के साथ, जिसमें पैलेस्टाइन को, फलस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा देने की बात है। लेकिन यूके और कनाडा, इंग्लैंड और कनाडा, ये ऐसे मुल्क रहे हैं जो हमेशा अमेरिका की हां में हां मिलाते रहे हैं। अमेरिका ने कहा सूरज उग गया तो कहा कि हां सूरज उग गया, अमेरिका ने कहा डूब गया तो कहा डूब गया। अमेरिका इजराइल की जब मदद कर रहा था तो ये लोग भी मदद कर रहे थे। अब अचानक अगर यूके और कनाडा ने फ्रांस के साथ मिलकर बयान जारी किया है इजराइल के खिलाफ, तो यह हो सकता है कि उन्हें यह इशारा मिला हो कि अमेरिका भी जंग खत्म कराना चाहता है। अब अमेरिका भी नहीं चाहता कि वहां जंग हो। एक बात तो है ही, अमेरिका जब भी हमास के साथ सीधी बातचीत करने की कोशिश करता है तो इजराइल कैसे भी उसको पटरी से उतार देता है। इसलिए इस खबर में मुझे कुछ सच्चाई लग रही है। यह बहुत मुमकिन है कि ट्रंप ने कहा हो कि तुम जल्दी से जल्दी युद्ध विराम करो, जंग वहां पर खत्म करो। जो भी थोड़ी बहुत इमदाद शुरू हुई है, ठीक है, समंदर में कतरे की तरह यह इमदाद है, बहुत कम है, लेकिन आगे बढ़ सकती है। यह इमदाद भी अमेरिका के प्रेशर में शुरू हुई है। अगर अमेरिका प्रेशर नहीं बनाता तो नेतन्याहू किसी भी हाल में इमदाद शुरू नहीं करता। इन सब खबरों से यह इशारा मिलता है कि ट्रंप के समझ में आ रहा है कि नेतन्याहू कैसे भी जंग खत्म नहीं करना चाहता है और वो अपने तरीके से प्रेशर बना रहा है। हालांकि पब्लिकली यही कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता है वार खत्म हो जाए, लेकिन इसके लिए इजराइल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाएगा। ये इजराइल के अखबारों में छपा है तो जाहिर है वहां पर फील्डिंग जमाने के लिए वहां की गोदी मीडिया यही करेगी। लेकिन इंटरनेशनल अखबारों में जिस तरह की खबरें छप रही हैं, उनसे इशारा यही मिल रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं नेतन्याहू से काफी नाराज है। 2 घंटे अगर बातचीत हुई है तो जाहिर है अगर सिर्फ सहमति की बात होनी होती तो बड़े आराम से हो गई होती। खबर यह भी इजराइल के अखबारों ने फैलाई थी कि लीबिया में कुछ लाख लोगों को बसाने की बात है, कुछ लाख गजा के लोगों को बसाने की बात है। लीबिया ने साफ साफ मना कर दिया कि हमारे साथ ऐसी कोई प्लानिंग नहीं बनी है। दुनिया के समझ में आ रहा है कि नेतन्याहू क्या कर रहा है। नेतन्याहू कहता है यह वार ऑफ सिविलाइजेशन है। ये सिविल लोग हैं, ये सभ्य और शरीफ लोग हैं जिनके सैनिक गजा की औरतों के जो अंदर पहने जाने वाले कपड़े होते हैं उनके साथ तस्वीरें खिंचाते हैं। जहां का डॉक्टर कहता है कि बच्चों को कॉकरोचों की तरह मार देना चाहिए। जहां के मंत्री कहते हैं कि लोगों को भूखा रखना, गजा के लोगों को भूख से तब तक तड़पाना जब तक वो अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार ना हो जाएं। जहां का मंत्री कहता हो वो शरीफ लोग हैं। इनसे ज्यादा इनह्यूमन लोग तो हो ही नहीं सकते हैं। ह्यूमैनिटी के ठीक उलट हैं ये लोग। दुश्मन के भी बच्चों को नहीं मारा जाता। बहुत सारी जंगें होती हैं दुनिया में, लेकिन निशाना बनाकर कोई अस्पताल नहीं गिराता, कोई बच्चों को नहीं गिराता। अगर बच्चों, औरतों, अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है तो बहुत जाहिर सी बात है कि यह इनह्यूमैनिटी है और पूरी दुनिया इसके खिलाफ आई है। मैं बात करूं कल की तो कल हेग में लाखों लोग एक साथ सड़क पर आए गजा में शांति कराने के लिए, गजा में इमदाद भेजने के लिए। ये जंग जिसको जंग कहा ही नहीं जाना चाहिए, जंग नहीं जेनोसाइड है ये। जंग तो तब होती है जब दोनों तरफ की सेनाएं लड़ती हैं, ये तो जेनोसाइड है। हालांकि इजराइल का भी नुकसान हो रहा है लगातार। अभी कल खबर आई है कि आईडीएफ का एक सोल्जर मारा गया है। यंग लड़का है बिल्कुल। ये बताया जा रहा है 7 महीने पहले इसकी शादी हुई थी, अब इसकी बीवी बेवा हो गई। घर में जो खुशियां थी वो रोशनी चली गई
और इन सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू जिम्मेदार है। गजा में लोग मारे जा रहे हैं उनके लिए भी जिम्मेदार है, जो इजरायली मारे जा रहे हैं उनके लिए भी यही जिम्मेदार है। आप सोचिए, जो रिजर्व आर्मी है वो नहीं चाहती थी लड़ना। ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछली बार की लड़ाई के बाद तमाम रोग पाल लिए हैं, दिमागी रोग पाल लिए हैं, उनको जबरदस्ती लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। आप सोचिए कितना ज्यादा इनह्यूमन है सब। अब चलते हैं थोड़ा सा ईरान की तरफ, क्योंकि वहां से भी इंपॉर्टेंट खबर है। यह खबर तो मैं आपको यह बता दूं कि अरगाची की मुलाकात हुई है हमास के लीडर्स के साथ। क्या बात हुई है यह अभी बाहर नहीं आया है। दूसरा यह कि अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही थी, अचानक उसमें एक व्यवधान आ गया है। विटकाफ जो कल तक, अमेरिका और विटकाफ कल तक एक लो लेवल यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए तैयार थे जिससे बम न बन सके, 7% 8%। अब वो कह रहे हैं कि ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत दी ही नहीं जाएगी, जीरो यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत दी जाएगी। मतलब यूरेनियम का एनरिचमेंट कर ही नहीं सकता है ईरान, और अचानक से इसको रेड लाइन बताया जा रहा है। अरगाची ने बहुत साफ किया है कि इस रेड लाइन को हम कतई नहीं मानेंगे, हम यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखेंगे। हां, हम इस बात के लिए तैयार हैं कि जिस लेवल की जरूरत होती है एटम बम बनाने की, वो हम नहीं बनाएंगे। तो यह मामला भी पता नहीं कितना सुलझेगा, कितना उलझेगा। हालांकि मुझे लगता है कि यह नूरा कुश्ती ज्यादा है और समझौता तो दोनों के बीच में हो जाएगा, लेकिन फिलहाल यह तमाशा बीच में आया है। अब चलते हैं जरा हूथी की तरफ। हूथी इकलौती ताकत है जो लगातार लड़ रही है, और ताकत इस बात से आप समझ लीजिए कि अमेरिका ने उससे समझौता कर लिया यह कह के कि बड़े मजबूत लोग हैं, इनके साथ लड़ने का कोई फायदा नहीं है। और जब पूछा गया कि क्या इजराइल के ऊपर हमले जारी रहेंगे, तो ट्रंप ने कहा कि इजराइल जाने, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इजराइल के ऊपर हमले जारी हैं। आप ये सोचिए कि उनका जो मेन एयरपोर्ट है बेन गुरियन, उसके ऊपर इतने हमले हुए हैं कि रायन एयर, जो लोग यूरोप गए होंगे वो जानते होंगे, रायन एयर एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरलाइन है। रायन एयर के चीफ ने कहा है कि हम सरदर्द हो गया है हमको, वी आर सिक ऑफ डिसरप्शंस। इतनी परेशानियां वहां पर आ रही हैं कि अब हम ये सोच रहे हैं कि तेल अवीव के लिए जहाज भेजना बंद कर दें, किसी और जगह जहाज भेजें। तो आप समझ सकते हैं अकेला हूथी कितना परेशान कर रहा है कि एयरलाइंस बहुत सारी वहां पर अपने जहाज भेजने से कतरा रही हैं, या फिर यह प्लान कर रही हैं कि अपने जहाज भेजने बंद किए जाएं। इसके साथ साथ हूथी का एक और बयान आया है हाइफा पोर्ट को लेके। उसका कहना है कि रेड सी से जो भी जहाज हाइफा पोर्ट के लिए जा रही होगी उसके ऊपर हम हमला करेंगे, और हाइफा पोर्ट को हम पूरी तरह से बंद कराएंगे। इजराइल के लिए चिंता का सबब तो है ही। तो फिलहाल ये हालात हैं। माना यह जाना चाहिए कि जो इमदाद भेजी जा रही है वो धीरे धीरे बढ़ाई जाए। 5 और 9 ट्रक से तो कुछ नहीं होने वाला है, कम से कम 400-500 ट्रक इमदाद रोज जाएगी। और मैं बता दूं कि ये इमदाद इजराइल कोई अपने पॉकेट से नहीं भेज रहा है, ये इमदाद जो दूसरे मुल्कों से आई है वो भेज रहा है। तो ये इमदाद अगर 500-600 ट्रक तक जाती है तो शायद लोगों के लिए थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन एक तरफ से इमदाद आती रहे और दूसरी तरफ से बम गिरते रहें तो कुछ भला नहीं होने वाला है। अमेरिका और ट्रंप अगर वाकई दुनिया में शांति चाहते हैं तो उनको प्रेशर बनाकर करना पड़ेगा ऐसा कुछ कि इजराइल जंग को रोके। हालत यह है कि इजराइल के अखबार अब लिख रहे हैं कि वहां लीडरशिप बदलने का टाइम आ गया है, नेतन्याहू को हटाने का टाइम आ गया है। लेकिन आप जानते हैं दिया बुझने से पहले बहुत तेज फड़फड़ाता है और उसकी आग गजा के बच्चों, औरतों और शहरियों तक पहुंच रही है। इसलिए जल्दी से जल्दी कुछ किए जाने की जरूरत है। अगर यूके, फ्रांस, कनाडा, स्पेन और इस तरह की कंट्रीज वाकई प्रेशर बनाना चाहेंगी तो नेतन्याहू को अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह का इन लोगों का रुख रहा है उसको देखते हुए बहुत उम्मीद किया जाना बेकार है। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।